सहज प्रतिरक्षा पढ़ना है। आज के क्लास में हम लोग जो है देख लेते हैं सहज प्रतिरक्षा के बारे में। इनेट इम्यूनिटी जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सहज प्रतिरक्षा हम लोग कहेंगे जो जन्म से ही मौजूद होती है, ठीक है ना। हमारे शरीर में जो जन्म के समय से ही मौजूद होती है उसको क्या कहते हैं? सहज प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है ना। जन्म से जो मौजूद हो हमारे अंदर उसको क्या कहेंगे? सहज प्रतिरक्षा। ध्यान रखें, इसमें 4 तरह की चीज़ें आती हैं। 4 तरह की चीज़ें आती हैं। कौन कौन बताएं? सबसे पहले शारीरिक रोध आता है, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के बाद कौन आता है? कायिकीय रोध, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल बैरियर। और उसके बाद आता है कौन? कोशिकीय रोध। और उसके बाद आता है साइटोकाइन रोध। ये अलग अलग टाइप के जो है अवरोध हैं जो हर तरह से हमारे शरीर में पैथोजन के घुसने को रोकते हैं। पैथोजन जो है किसी भी तरीके से प्रवेश न कर सके उसको रोकने का काम करते हैं। तो ये सब जो है सहज प्रतिरक्षा के भाग हो गए। सहज प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होगी? 4 प्रकार की। पहला कौन? दूसरा कायिकीय रोध, तीसरा कोशिकीय रोध और चौथा साइटोकाइन रोध, ठीक है ना। तो ये सभी जो है प्रतिरक्षा तंत्र के हिस्से हो गए। और इसके बाद देखें हम लोग कि ये प्रतिरक्षा जो है हमारे अंदर कब से मौजूद होती है बताएं? जन्म से ही मौजूद होती है, ठीक है ना। कब से मौजूद होती है? जन्म से ही, ठीक है ना। और हर तरीके से रोध खड़ा करने में ये माहिर होती है। समझ में आ रहा है ना? रोध खड़ा करने का मतलब हो गया कि इसी से इसको पहचाना जाता है, ठीक है ना। कौन से प्रतिरक्षा को? सहज प्रतिरक्षा को। समझ में आया ना? सहज प्रतिरक्षा को हम लोग ऐसे ही पहचानते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक और। सहज प्रतिरक्षा जो है ये, इसमें कितने प्रकार के रोध होते हैं? 4 प्रकार के रोध। पहला रोध कौन है बताएं? शारीरिक रोध। शारीरिक रोध किसको कहते हैं? ये इसमें सबसे मुख्य है हमारी त्वचा। देखें, शारीरिक रोध में कौन आता है बताएं? शरीर पर जो त्वचा है। जरा हम लोग अनुमान लगाएं कि अगर हमारी त्वचा नहीं होती, सारे अंग उपस्थित होते, त्वचा केवल नहीं होती, तो फिर कैसा दिखता शरीर? कैसा दिखता? पूरा मसल्स दिखाई देता, रेड रेड दिखाई देते हम लोग, ठीक है ना। कोई गोरा काला नहीं होता, सब लोग रेड दिखाई देते। प्लस ऊपर से जितने सूक्ष्म जीव हैं वो सब जो है आक्रमण कर सकते थे, कभी भी आक्रमण कर देते। समझ में आया ना? तो इस तरह से जो है ये त्वचा हमारी रक्षा करती है। कैसे बताएं? सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को। तो एक तो हो गया ऊपर से, समझ में आया ना? ऊपर से जो है हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है बताएं? त्वचा। ऊपर से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है? त्वचा। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे पास 10 द्वार हैं। हमारे शरीर में कितने द्वार हैं? 10 द्वार हैं। समझ में आया ना? 10 द्वार जो है गिन सकते हैं क्या हम लोग? 10 द्वार गिन सकते हैं? 10 द्वार कैसे हैं? द्वार, हाँ, ओपनिंग, पोर, हाँ। 2 कान हो गया, 2 आंखें हो गई, 4, 2 नाक हो गया, ठीक है ना। 6 हो गया, 1 मुंह हो गया, 7 हो गया, 1 जो है नाभि, 8, समझ में आया ना। और एक जो है मलाशय, कितना हुआ? 9। और एक जो है मूत्राशय, कितना हुआ? 10। तो 10 द्वार हैं हमारे शरीर पे। और ये 10 द्वार जो है इनसे प्रवेश कर सकते हैं कौन? रोगाणु। 10 द्वार जो है इनसे प्रवेश कर सकते हैं रोगाणु। तो सबसे पहले वहाँ भी एक एक गार्ड की ज़रूरत होती है, और हर जगह पे गार्ड हैं। समझ में आया ना? देखिए कैसे हम लोग, यहाँ बताया गया है ना कि श्वसन मार्ग हो गया, श्वसन मार्ग, ठीक है ना। जठरांत्र, ये जठरांत्र किसको कहते हैं? 2 शब्दों से मिलकर बना है, जठर और आंत्र। तो जठर हम लोग कहते हैं पेट को, अमाशय को, और आंत्र कहते हैं किसको? इंटेस्टाइन को। तो इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बोला जाता है, ठीक है ना। और फिर जनन मूत्र पथ हो गया, जनन मूत्र पथ, ठीक है ना, जिसको मूत्रवाहिनी बोला जाता है। तो ये सबको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर बनाया जाता है, किसका? एपिथेलियल का, जो किसका स्राव करती है बताएं? श्लेष्मा का आलेप बनाए रखती है यहाँ पे। और वो श्लेष्मा का आलेप जो है ना, विषाणुओं को, जीवाणुओं को, या और भी जो पैथोजन होते हैं उनको अपने में फंसा लेता है, और फिर जो है किसी ना किसी माध्यम से उनको हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तो शरीर में घुसने वाले जितने भी रोगाणु होते हैं उनको रोकने में मदद करता है। तो ये था हमारा कौन सा बताएं?
फिजिकल बैरियर। कौन सा रोध? शारीरिक रोध। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कायिकीय रोध। हाँ, नाक के बाल भी हैं, बिल्कुल, वो धूल कणों को रोकते हैं, ठीक है ना, तो ये भी है, इनको भी हम लोग रख सकते हैं शारीरिक रोध में, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में कौन आता है? अमाशय में अम्ल। अमाशय में अम्ल है ना, हम लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। कौन कौन पढ़े हैं ऐसा? पढ़े हैं लोग ना? अमाशय में अम्ल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले तो ये पाचन के लिए सक्रिय बनाता है भोजन के अणुओं को, नहीं तो जब तक अम्लीय नहीं होगा तब तक जो है पाचन की क्रिया होगी क्या? नहीं होगी। तो इसलिए पाचन के लिए उपयुक्त बनाता है भोजन को। दूसरा काम है कि भोजन के कणों के साथ जो जो प्रवेश कर जाते हैं, क्या चीज़? हाँ, उदासीन करता है। और भोजन के कणों के साथ जो सूक्ष्मजीव प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अधिकतर बीमारियां जो है वो किन से होती हैं? भोजन से ही होती है, भोजन और जल के माध्यम से। पहले हम लोग टॉपिक में पढ़ चुके हैं, भोजन और जल, इन दो माध्यमों से सबसे अधिक रोग होता है। तो ध्यान रखें कि भोजन और जल के माध्यम से प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को मारने का काम करता है कौन? HCl। तो अमाशय में अम्ल हो गया। इसके अलावा अभी मुंह में जो है कौन? सलाइवा, लार, ठीक है ना। आंखों के आंसू, आंख में जैसे ही कोई चीज़ प्रवेश करेगा तुरंत आंसू आने लगेगा। ये ऑटो रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी का। उसको लगता है कि कोई ना कोई पैथोजन घुस गया है और उसको मारने के लिए जो है लगातार आंसू निकलते रहते हैं। तो ये सब एक तरह से क्या हो गए बताएं? कायिकीय रोध, ठीक है ना, कायिकीय रोध हो गए। ये शरीर जो है हमारा रक्षा करता है पैथोजन से। तीसरा अगर देखा जाए सेल्यूलर बैरियर, तो सेल्यूलर बैरियर में आते हैं हमारी रक्त में उपस्थित जितने WBC होते हैं, जो हमारे शरीर के क्या हैं? सिपाही हैं। हमारे शरीर के क्या हैं? सिपाही हैं। तो ये हमारे शरीर के सिपाही जो है मदद करते हैं किनको मारने में? रोगाणुओं को मारने में। वो चाहे जिस तरीके से भी मारे, समझ में आया ना। पहले तो कोशिश रहती है कि जिस तरह का भी रोगाणु प्रवेश करे रक्त में उनको मार दिया जाए। तो रक्त में उपस्थित कणों को जो है इनसे जो प्रतिरक्षा होती है, हमारी सुरक्षा होती है, उसको हम लोग कोशिकीय रोध कहते हैं, सेल्यूलर बैरियर कहते हैं, ठीक है ना। इनमें मोनोफेजेज और मैक्रोफेजेज का नाम और मोनोसाइट्स का नाम इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, कितना इंटरेस्टिंग है ये। देखिए हम लोग जो है अपने आसपास के लोगों का खिंचाई करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, समझ में आ रहा है ना। लेकिन हमारे शरीर से सीखना चाहिए हमको। देखिए साइटोकाइन रोध जो है हमको बताता है ये चीज़। साइटोकाइन रोध क्या है? एक कोशिका हो गई और मान के चलें कि इस कोशिका में एक विषाणु का संक्रमण हो गया। किसका संक्रमण हो गया बताएं? एक विषाणु का संक्रमण हो गया। तो विषाणु का संक्रमण होने के बाद, ठीक है ना, ये कोशिका देखें कैसे रिएक्ट करती है, कैसे रिएक्ट करती है। इसके आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं ना, इसके अगल बगल की जो कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि विषाणु का टारगेट एक कोशिका नहीं होती है। जब ये विषाणु किसी भी तरह से एक कोशिका में जब प्रवेश करता है तो ये अपनी संख्या बढ़ाएगा। विषाणु जो है अपनी संख्या क्या करेगा? बढ़ाएगा। और वो कोशिश करेगा कि अब इसके चारों तरफ की अब जो कोशिकाएं हैं उन पे भी अपना कब्जा जमाया जाए, यानी उनको भी नष्ट किया जाए। समझ में आ रहा है ना। ये विषाणु की क्रियाविधि होती है। विषाणु ऐसे ही काम करते हैं हमारे शरीर में। लेकिन ये जो कोशिका संक्रमित हुई है, किससे संक्रमित हुई है बताएं? किससे संक्रमित हुई है? विषाणु से। तो विषाणु से संक्रमित होने के बाद ये अपने चारों ओर एक रासायनिक पदार्थ इंटरफेरॉन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बताएं? इंटरफेरॉन का। क्यों बना लेती है ये इंटरफेरॉन? प्रोटीनेशियस पदार्थ होता है, ठीक है ना, प्रोटीन वाला पदार्थ होता है। ये प्रोटीन वाले पदार्थ से अपने आप को चारों तरफ से क्या कर लेती है? घेर लेती है। ये कौन बना रहा है प्रोटीन बताएं? हाँ, ये कोशिका बना रही है, विषाणु नहीं बना रहा है, ये कोशिका बना रही है, ताकि अगल बगल की कोशिकाएं जो है वो इस विषाणु के संक्रमण से प्रभावित न हो। देखिए कितनी अच्छी जो है कोशिश है। हम लोग अपने आसपास के लोगों की खिंचाई करते हैं, हमारा शरीर जो है अपने अगल बगल की कोशिकाओं को बचाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ सीखना चाहिए हम लोगों को। हमारे आसपास जो भी हैं उन्हें जो है क्या करना चाहिए? हाँ, सावधान रखना नहीं चाहिए, उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए हम लोग इस रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं बताएं? इंटरफेरॉन कहते हैं।
तो इंटरफेरॉन कौन बनाते हैं? कोशिका, ठीक है ना। कोशिका जो संक्रमित हो, खास तौर पे किस से बताएं? विषाणु से। कौन सा प्रोटीन बनाती है बताएं? इंटरफेरॉन। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए इंटरफेरॉन क्या है, ये सवाल आता है, क्या आंसर करेंगे हम लोग? इंटरफेरॉन एक प्रोटीन है जो विषाणु संक्रमित कोशिका द्वारा निर्मित किया जाता है, ठीक है ना। साहब बंद कर देना दरवाजा, हाँ बंद कर दो पूरा। एल्कोहल विषाणु का सबसे अच्छा तोड़ है, तो समझो वो घुसा तो संकेत दे रहा है। देखें हम लोग आगे समझते हैं, किसके बारे में बताएं? उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग देखते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। उपार्जित प्रतिरक्षा जो है ये किसको कहते हैं? अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ये सहज प्रतिरक्षा थी। कल हमने पढ़ा था प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है बताएं? प्रतिरक्षा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा और कौन? उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाला, ठीक है। सहज प्रतिरक्षा हमने पढ़ लिया जिसमें 4 प्रकार के रोध आते हैं। कौन कौन से? शारीरिक रोध, कायिकीय रोध, कोशिकीय रोध और साइटोकाइन रोध। साइटोकाइन रोध में कौन आता है? इंटरफेरॉन। बहुत बढ़िया, ठीक है। उपार्जित प्रतिरक्षा हम लोग देखते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा किसको कहते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा जो है ये जन्म से होती है क्या? नहीं, धीरे धीरे आती है ये हम लोगों में, ठीक है। उसमें हमने सहज प्रतिरक्षा में पढ़ा था कि जो जन्म से ही उपस्थित होती है, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्रतिरक्षा है ये रोगजनक विशिष्ट है। रोगजनक विशिष्ट का मतलब क्या? ये स्पेशल टाइप के रोगजनकों को मारने के लिए ही है। और इस प्रतिरक्षा की सबसे खास बात होती है क्या चीज़? स्मृति। स्मृति माने क्या होता है? याद, याद रखना, मेमोरी, ठीक है ना। इनके पास मेमोरी सेल्स होती है, समझ में आया ना। स्मृति कोशिकाएं होती है। ये स्मृति कोशिकाओं का क्या काम होता है? स्मृति कोशिकाओं का काम है कि जब भी एक पैथोजन हमको इन्फेक्ट करता है, प्रभावित करता है, तो उस समय हमारा शरीर उनके प्रति कैसे अनुक्रिया कर रहा है, किस तरीके से हमारा शरीर अपने आप को बचा रहा है, ये सब याद रखने का काम करती हैं। कौन? स्मृति कोशिकाएं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया पहली बार जो होगा ना तो धीरे होगा, मतलब पहली बार जो हमारा शरीर किसी पैथोजन को मारता है तो वो धीरे धीरे मारता है। लेकिन अगर मारने में सफल हो गया हमारा शरीर, किसी पैथोजन से लड़ने में सफल हो गया, और दूसरी बार वही पैथोजन आके अटैक कर रहा है हमारे बॉडी पे, समझ में आया ना, तो अब उसके बाद जो है ये धीमे काम नहीं करेगा, अति उच्च तीव्रता के साथ जो है द्वितीयक या पूर्ववर्ती अनुक्रिया होती है। देख रहे हैं ना, बहुत तेजी से काम करता है ये। और तेजी से कैसे काम कर रहा है? क्योंकि उसके पास स्मृति कोशिकाएं हैं, वो याद रखी हैं कि इस तरह के पैथोजन को कैसे मारना है, समझ में आ रहा है ना। और इस प्रकार से जो है वो दूसरी बार टाइम नहीं लेती हैं उस बीमारी के पैथोजन को मारने में। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि एक बार हमको कोई बीमारी हो जाती है, वही बीमारी दूसरी बार नहीं हो सकती है अगर उससे हमारा शरीर लड़ लेता है अपने आप तो। क्योंकि ये चीज़ें जो है याद करके रख लेती हैं कि किस तरह का एंटीजन बनाना है, एंटीबॉडी बनाना है, ठीक है ना। ये सब किनका काम है? स्मृति कोशिकाओं का, ठीक है। चलें इसके बाद देखते हैं हम लोग। इसके बाद जो है ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड है, जो हम लोग कई बार जो है पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं, ठीक है ना। ये फोटो हम लोग देख रहे हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है बताएं ज़रा? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा दिन हो गया पूछे हुए बिहार बोर्ड को, तो हो सकता है इस बार नज़र में रखा हो, समझ में आया ना। प्रतिरक्षी अणु की संरचना करें, कहेगा कि एक स्वच्छ नामांकित एंटीबॉडी की संरचना करें। कौन सी संरचना बताएं? एंटीबॉडी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। याद रखें, बार बार नाम नहीं बताएंगे। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रतिजन। क्या होता है बताएं? प्रतिजन होता है। प्रतिजन को क्या कहते हैं हम लोग? एंटीजन कहते हैं। प्रतिजन को क्या कहते हैं? एंटीजन।
और एक होता है प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। ये प्रतिजन क्या होते हैं और प्रतिरक्षी क्या होते हैं? प्रतिजन जो होते हैं ये बाहर से आए हुए पैथोजन के द्वारा बनाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं जो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। यानी ये दोनों एक एक प्रकार का प्रोटीन है। प्रतिजन भी प्रोटीन है और प्रतिरक्षी भी प्रोटीन है, दोनों प्रोटीन ही है। लेकिन ध्यान रखें ये प्रतिजन कौन बनाता है? बाहर से आए हुए रोगाणु बनाते हैं। बाहर से आए हुए रोगाणु प्रतिजन बनाते हैं और इन प्रतिजनों को पकड़ने के लिए हमारे शरीर में क्या बनता है? एंटीबॉडी बनता है। तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी कब बनता है? जब प्रतिरक्षी अणु आएंगे, प्रतिरक्षी अणु बनेंगे। अगर प्रतिरक्षी अणु नहीं है तो प्रतिजन नहीं बनेगा। समझ में आया ना? प्रतिजन तभी बनेगा, प्रतिरक्षी तभी बनेगा जब प्रतिजन हमारे शरीर में होंगे। समझ में आ रहा है ना? कोरोना की टेस्टिंग भी ऐसे ही की जा रही थी। कोरोना में हुआ क्या था कि अगर कोई आदमी संक्रमित है, कोरोना से संक्रमित हो गया है, तो उसका एंटीजन आ गया है उसकी बॉडी में और उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना है। तो जो रैपिड टेस्टिंग किट आता था, रैपिड टेस्टिंग किट इसी प्रतिरक्षी अणु को पकड़ता था कि प्रतिरक्षी उसके शरीर में बने हैं या नहीं बने हैं। समझ में आया ना? तो प्रतिरक्षी कब बनते हैं बताएं? जब कोई प्रतिजन हमारे शरीर में आएगा। और प्रतिजन होते क्या हैं? ये बाहर से आए हुए जो भी रोगजनक होते हैं, रोगजनकों के द्वारा बनाए जाने वाले हानिकारक विषैले रासायनिक पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन है ये इसको मारता है। समझ में आया ना? इस प्रोटीन की संरचना जो है ऐसी होती है। और ये वाला प्रोटीन कैसा होता है बताएं? ये वाला प्रोटीन कैसा होता है? ये वाला प्रोटीन इस तरीके से होता है, हाँ, पेड़ के जैसे, देख रहे हैं ना? ये एंटीजन जो है ऐसा होता है, ऐसी संरचना होती है। तो इसको पकड़ने के लिए यहाँ पे है, देखें हम लोग, बंधक स्थल, देख रहे हैं ना? किसके लिए बंधक स्थल है? प्रतिजन के लिए बंधक स्थल होता है। किसके पास? प्रतिरक्षी के पास। प्रतिरक्षी के पास प्रतिजन से बंधक स्थल कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना कैसे, किससे किससे मिलकर हुई होती है बताएं? प्रतिरक्षी अणुओं की संरचना किससे हुई होती है? अमीनो अम्लों से। बिल्कुल, ये पेप्टाइड चेन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन में देखिए हम लोग 2 तरह की श्रृंखलाएं हैं। समझ में आया ना? लघु श्रृंखला 2 होती है और दीर्घ श्रृंखला ये भी 2 होती है। एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना कैसे हुई है बताएं? 4 प्रकार के 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलके हुई है। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलके हुई है, जिसमें से 2 लघु श्रृंखला है और 2 क्या है? दीर्घ श्रृंखला है। ये लघु श्रृंखला कितने अमीनो अम्लों की बनी होती है? 220। 220 अमीनो अम्लों की मिलके बनी होती है। कौन? लघु श्रृंखला। और दीर्घ श्रृंखला सीधे डबल। समझ में आया ना? कितने होते हैं? 440। तो एक प्रतिरक्षी अणु में कितने अमीनो अम्ल होंगे टोटल? 220 और 440 कितने हो गए? 660। तो 660 एक साइड, 660 एक साइड, कितने हो गए? 1320। तो 1320 जो है अमीनो अम्ल का एक प्रतिरक्षी अणु बनता है। और ये 1-2 प्रकार का नहीं होता है, कई प्रकार का होता है। IgA, IgD, IgE, IgG, IgH, IgM, इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलते हैं इसको। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। समझ में आया ना? सब एक जैसा नहीं होता है। लेकिन हम लोगों को मालूम होगा कि जितने अमीनो अम्लों की श्रृंखलाएं होती हैं उनसे पेप्टाइड श्रृंखलाएं बनती हैं। और पेप्टाइड श्रृंखलाओं को जोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। बहुत बढ़िया। जहाँ भी देखेंगे 2-2 सल्फर दिखाई देगा, कहीं भी एक सल्फर नहीं दिखेगा इसमें। हर जगह देख रहे हैं कितने सल्फर दिखाई दे रहे हैं? 2-2 सल्फर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सल्फर क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं हम लोग। इसको क्या कहते हैं बताएं हम लोग? ये जो बंधन बन रहा है, ये जो बंधन बन रहा है हम लोगों का, इस बंधन को हम लोग कहते हैं डाइसल्फाइड बंधन। तो घर जाके
इस फिगर को बनाने का प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे। समझ में आया ना? किस बंधन को? एंटीबॉडी की संरचना। किसकी संरचना? एंटीबॉडी की संरचना जो है बनाने का प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे। वाई बना देना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा ये कट वगैरह बना देना है उसको पकड़ने के लिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये डाइसल्फाइड बंधन जो है वो कितने बनाने हैं हम लोगों को ये देख लेना है, कैसे कैसे बनाना है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक स्वच्छ नामांकित प्रतिरक्षी अणु की संरचना करें। ये क्वेश्चन अगर आता है तो सीधे कितना नंबर मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको स्पेशल फोकस करेंगे इस पर, ठीक है। तो ये तो हमने समझा कि जब कोई पैथोजन अटैक करता है हमारे बॉडी पे तो हमारा बॉडी पहली बार धीरे धीरे रिस्पॉन्स करता है, लेकिन जो दूसरी बार रिस्पॉन्स करेगा धीरे धीरे होगा, क्या बहुत तेज होगा, ठीक है ना। और उस क्रम में मुठभेड़ होता है। मुठभेड़ किस में मुठभेड़ होगा बताएं? हमारे शरीर में, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र और जो पैथोजन बाहर से आए हैं उनमें, और उसी के चलते बुखार आता है। समझ में आ रहा है ना? तो बुखार आता है तो उसको पहली बार जो है ना हम लोगों को अगर सहने लायक है तो सहना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि लड़ाई हो रही होती है उस समय। जब जब बुखार आता है तो लड़ाई होती है दो चीज़ों के बीच में। किन के बीच में? जो बाहर से आए हुए अणु हैं, बाहर से आए हुए हानिकारक अणु हैं, और हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है, दोनों के बीच लड़ाई होती है। समझ में आया ना? और उस लड़ाई में अगर हमारा शरीर जीत गया तो ये बहुत खुशी की बात है। समझ में आ रहा है ना? अगर हार गया तो हम लोगों को जो है दवाई लेना पड़ता है। बाहर से जो है हम लोग भी और दूसरे अणु लेते हैं, रासायनिक अणु, जो जाके उनको मारते हैं। समझ में आया ना? तो पहली बार जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जो है मेडिसिन ना लें और एंटीबॉडी बनने दें अपने शरीर में। एंटीबॉडी अगर बन जाता है तो हमारा शरीर क्या होगा? बलवान हो जाएगा। दूसरी बार अगर वो आके अटैक करता है खुद ही मार देगा। इसके बाद देखें हम लोग प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं जो है हमारे शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट्स के द्वारा होती हैं। कौन कौन लिम्फोसाइट बताएं? बी लिम्फोसाइट और टी। ये बी फॉर क्या होता है? बी फॉर बी फॉर बोन मैरो। बी फॉर क्या होगा? बोन मैरो। और टी फॉर हो जाएगा थाइमस। टी फॉर क्या होगा? थाइमस। ये बी और टी इसी को सूचित करते हैं। किसको? थाइमस और बोन मैरो को सूचित करते हैं, ठीक है ना। ये एक तरह से हमारे शरीर में प्रोटीनों की सेना उत्पन्न करते हैं। 200 से 300 प्रोटीन प्रति सेकंड। एक सेकंड में जो है ये कितने बन जाते हैं? 200 से 300 बन जाते हैं। इतना फास्ट जो है रिस्पॉन्स करता है हमारा शरीर, ठीक है ना, ताकि वो किससे लड़ सके बताएं? रोग जनकों से लड़ सके, ठीक है ना। ये प्रोटीनें प्रतिरक्षी एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। गलती लिख दिया है प्रतिरक्षी को हम लोग अभी क्या लिखे थे? एंटीबॉडी। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो हम लोग कहते हैं किनको? प्रतिजैविक। किनको कहते हैं? प्रतिजैविक जो दवाइयाँ हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। टी कोशिकाएं खुद तो प्रतिरक्षियों का स्राव नहीं करती, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी कोशिकाएं, ये कितने प्रकार की बी कोशिकाओं की सहायता करती हैं, ठीक है ना। और एक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है? पेप्टाइड श्रृंखलाएं 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। 2 कौन सी? छोटी और 2 बड़ी। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया बताएं? 4 हो गया। समझ में आया ना? 4 प्रकार का प्रतिरक्षी अणु, 4 प्रकार का क्या बनता है? पेप्टाइड श्रृंखला बनता है। 4 प्रकार का पेप्टाइड श्रृंखला बनेगा, ठीक है ना। 2 छोटी हो जाएंगी और 2 जो है क्या चीज़? बड़ी श्रृंखलाएं। 2 छोटी वाली को जो है हम लोग H2 से हम लोग बड़े वाले को, और L2 से जो है किसको? छोटे वाले को सूचित करते हैं। और क्या ये एक ही प्रकार की होती हैं या अलग अलग प्रकार की होती हैं? अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसमें से कौन है? IgA है, IgM है, IgE है, ठीक है, IgG है, IgH भी होता है, ठीक है ना। और बताया जा रहा है कि एक प्रतिरक्षी का कार्टून ऊपर दिया गया है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फोटो कार्टून देख रहे थे ना? कार्टून माने क्या चीज़? एनिमेटेड पिक जो है दिया गया है, ठीक है। अब देखें ये सारे प्रतिरक्षी अणु कहाँ पाए जाते हैं बताएं?
ये सारे प्रतिरक्षी अणु जो है ना रक्त में पाए जाते हैं। तो इस तरह की प्रतिरक्षा अनुक्रिया को हम लोग तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं, क्योंकि रक्त जो है कैसा पदार्थ है, ठोस या तरल, तरल पदार्थ है। तो इस तरह की प्रतिरक्षा अनुक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। और ये दो प्रकार की प्रतिरक्षी माध्यित उपार्जित प्रतिरक्षी अनुक्रियाओं में से एक है। हमारे शरीर में कितने तरह की प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है, दो तरह की। एक तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स, और एक और हो गया कौन सा, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्या कहते हैं इसको, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI क्या कहा जाता है, CMI या CMIS भी बोल देते हैं। CMIS मतलब सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। ये सब देखें कैसे काम करते हैं। अगर हमारे शरीर में हार्ट फेल हो जाए, कोई आँख जो है काम करना बंद कर दे, किडनी काम करना बंद कर दे, या फिर जो है लीवर, यकृत, लीवर, ये सब अंग जो है जब काम करना बंद कर देते हैं, क्या उपाय करते हैं हम लोग इनको ठीक करने के लिए। शरीर हमारा सही से काम नहीं कर पाता है अगर ये काम करना बंद कर दे तो हम लोग क्या करते हैं, उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या ढूंढते हैं, ट्रांसप्लांट। बिल्कुल, उसका जो है परमानेंट सॉल्यूशन जो है ना, वो एकमात्र उपचार है प्रतिरोपण। देख रहे हैं ना, ट्रांसप्लांट जो है वो इसका एकमात्र इलाज है। तो उस स्थिति के लिए जब ट्रांसप्लांटेशन कराना होगा, तो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है दूसरे आदमी का लेके अपने शरीर में डाल लेना है, डोनेट करना, समझ में आया ना। तो देखिए हम लोग कि इसके लिए दाता की तलाश करनी होती है। दाता की तलाश करनी होती है मतलब कोई परफेक्ट डोनर चाहिए, परफेक्ट डोनर चाहिए जिसका किडनी, जिसका आँख, जिसका लीवर हमसे मैच कर रहा हो, समझ में आया ना। पहले ये सारी चीज़ें मैच कराई जाती हैं। अगर मैच कर गया पूरी तरह से तब जाके जो है ट्रांसप्लांट किया जाएगा, नहीं मैच किया तो ट्रांसप्लांट नहीं किया जाएगा। अगर ट्रांसप्लांट किया भी गया ज़बरदस्ती तो हमारा शरीर जो है खुद ही उसको क्या करेगा बताएं, लिखा है कि देर सवेर क्या कर दिया जाएगा, नकार दिया जाएगा। यानी कभी ना कभी उसको हमारे शरीर के द्वारा क्या किया जाएगा, नकार दिया जाएगा। कहा जाएगा कि भाई तुम हमारे नहीं हो, काम नहीं करो, समझ में आया ना। हमारा शरीर भी दूसरे के अंगों को एक्सेप्ट नहीं करता है, समझ में आ रहा है ना। हमारा शरीर इतना तक जो है हम लोगों को सूचना देता है कि दूसरे का जो है एक अंग तक एक्सेप्ट नहीं करता है हमारा बॉडी, समझ में आ रहा है ना। और इसलिए ग्राफ्टिंग नहीं किया जाएगा, जब तक मैच नहीं करेगा तब तक जो है ग्राफ्टिंग नहीं होगा। पहले उत्तक मिलान किया जाता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, रक्त मिलान किया जाता है। ये सब मिलान किए जाने के बाद, समझ में आया ना, तभी जो है हम लोग स्थानांतरित कर सकते हैं किसको, अंग को, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग देखें, कौन सी अनुक्रिया बताएं, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ये भी दो प्रकार की प्रतिरक्षाएं हैं, ठीक है ना। एक को एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये भी हमारे अंदर जन्म से होती है, पहले से ही उपस्थित होती है, ठीक है ना। इसमें होगा क्या कि प्रतिजन जो है ये जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं, एंटीजन, प्रतिजन, ठीक है ना। और इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा। जो क्वेश्चन हमने भेजा था इम्पोर्टेंट, उसमें ये भी दोनों था सवाल कि सक्रिय प्रतिरक्षा और अक्रिय प्रतिरक्षा में या निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताएं। तो सक्रिय प्रतिरक्षा जो है ना ये धीमी काम करती है, समझ में आया ना। लेकिन ये जो होती है ना ये बहुत तेज़ी से काम करती है, समझ में आया ना। और इसमें ये हमारे शरीर की खुद की प्रतिरक्षा अनुक्रिया है। और इसमें क्या किया जाता है, शरीर की रक्षा के लिए बाहर से बनाए गए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर में भेज दिए जाते हैं। जैसे कोरोना का वैक्सीन लग रहा था सबको, तो ये क्या इंट्रोड्यूस किया जा रहा था हमारे शरीर में, प्रतिरक्षी जो है सीधे ही शरीर को दे दिए जा रहे थे। तो उस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम लोग क्या कहें, निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहेंगे, ठीक है ना। और एक और देखें हम लोग, जो नए जन्मे बच्चे होते हैं उनके लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है, ये हम लोग जानते हैं ना। माँ का दूध क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ के दूध में क्या उपस्थित होता है,
इसको याद रखेंगे। माँ के दूध में क्या उपस्थित होता है? एक प्लेसेंटा भी आईजी बनाता है। प्लेसेंटा कौन सा आईजी बनाता है? लिखा नहीं है, ये बनाता है IgH। क्या बनाता है ये? याद रखेंगे, IgH, इम्यूनोग्लोबुलिन H। ये भी एक प्रकार का प्रतिरक्षा है, प्रतिरक्षी अणु है। तो IgH बनाने का काम कौन करता है बताएं? प्लेसेंटा, अपरा करता है। समझ में आया ना? तो ये सब चीज़ें हो गई। सक्रिय और अक्रिय प्रतिरक्षा में हम लोगों को अंतर जो है देख लेना है। इसके बाद चलते हैं टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण को समझने। टीकाकरण किसको कहते हैं बताएं? शरीर को किसी भी रोगाणु से बचाने के लिए, ठीक है ना, पहले से ही जब हम लोग उसके अंदर प्रतिरक्षा अनुक्रिया विकसित कर देते हैं किसी ना किसी रासायनिक पदार्थ के माध्यम से, तब उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? टीकाकरण कहते हैं। और टीकाकरण हो गया, ठीक है ना, तो ये प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? प्रतिरक्षीकरण कहलाती है। समझ में आया ना? प्रतिरक्षीकरण कहलाती है। और इसमें हम लोग पढ़े हैं, चैप्टर 11 में हम लोग पढ़ेंगे भी कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है किस में? टीका बनाने में। समझ में आया ना? टीका बनाने में जो है हम लोग इनका उपयोग करते हैं। तो टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण, इनकी परिभाषा जो है हम लोगों को देख लेनी है। इसके बाद जो है चले अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, एलर्जी। ठीक है ना? एलर्जी हम लोग इसको कहते हैं। तो जब भी किसी नए जगह पे जाते हैं हम लोग, तो नए जगह पे जाएंगे, बिना कारण के हम लोग क्या करने लगते हैं? छींकने लगते हैं, या घरघराहट के साथ क्या करते हैं? सांस लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? और जब वापस उस जगह से लौट आते हैं, ये सारे लक्षण जो है क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। समझ में आया ना? तो ये लक्षण दिलाने वाले कुछ विशेष प्रकार के क्या होते हैं? संवेदनशील कण होते हैं। उसी के चलते ये अनुक्रिया हमारे शरीर में हो रही थी। उन कणों में कौन कौन आ सकता है बताएं? पराग आ सकता है, छिछड़ी आ सकता है, ठीक है ना, भुआ वगैरह उड़ता है। भुआ गर्मी के मौसम में हम लोग देखे हैं ना जी, हवा में उड़ते रहता है, एक घूमते रहता है, जिसको पकड़ते हैं हम लोग, हाँ वही। तो छिछड़ी बोलते हैं उसको हम लोग। ये सब एलर्जी के क्या हो सकते हैं? कारक हो सकते हैं। एलर्जी के क्या हो सकते हैं? कारक। समझ में आया ना? तो पर्यावरण में देखिए, हम लोग पर्यावरण में जो है मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की क्या होती है बताएं? प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया होती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़? एलर्जी। ठीक है ना? और एलर्जी में एलर्जन का बहुत बड़ा मतलब जिन पदार्थों के कारण एलर्जी होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं बताएं? एलर्जन कहते हैं। एलर्जन किसको कहेंगे? जिनके चलते प्रतिरक्षा अनुक्रिया जो है वो होती है एलर्जी के प्रति। एलर्जन में कौन कौन आते हैं? परागकण सबसे जो है इम्पॉर्टेंट परागकण होता है। छिछड़ी हो गया, धूल हो गया, धूप हो गया, समझ में आया ना, किसी विशेष प्रकार का रसायन हो गया, ड्रग्स हो गए, हाँ ड्रग्स हो गए, कोई दवाइयाँ हम लोग लेते हैं, तुरंत जो है शरीर पे दाने निकल जाते हैं, चकते हो जाते हैं। तो ये सब जो है उदाहरण है इसका। एलर्जी में कौन सा प्रतिरक्षी बनता है इसको याद रखेंगे हम लोग। एलर्जी में कौन सा प्रतिरक्षी बनेगा? IgE बनेगा। क्या बनेगा? IgE। और एलर्जन कौन कौन है? धूल में छिछड़ी, पराग, प्राणी लघु शल्क, डेंडर। एलर्जी अनुक्रियाओं में लक्षण क्या क्या होते हैं बताएं? छींकना, पनीली आंखें यानी आंखों से पानी आना, बहती नाक, सांस लेने में कठिनाई। ठीक है ना? क्या चीज? डेंडर हम लोग बोलते हैं, एक डेंडेलियन प्लांट होता है, ठीक है, उसके परागकणों को जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है? तो एलर्जी में याद रखें हम लोग कौन सी कोशिकाएं? मस्त कोशिकाएं। ठीक है? मास्ट कोशिकाएं हम लोग बोलते हैं। मास्ट कोशिकाओं द्वारा दो चीज़ों का, दो प्रकार के रसायन का स्राव होता है। कौन कौन? एलर्जी में कौन कौन से रसायन बनते हैं बताएं? हिस्टामिन और सीरोटोनिन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। एलर्जी में स्रावित होने वाले रसायन कौन कौन हैं? हिस्टामिन और सीरोटोनिन। जब हिस्टामिन और सीरोटोनिन बनेगा, ये किन से बनता है? मास्ट कोशिकाओं से। तो जब ये बनेगा तभी ये सारे लक्षण आते हैं। समझ में आया ना? बुखार भी हो सकता है, खुजली भी हो सकती है, त्वचा पे लाल लाल चकत्ते भी हो सकते हैं। इन लक्षणों को कम किया जाता है किसके द्वारा बताएं? एंटीहिस्टामिन, एड्रीनलिन और अलग अलग प्रकार के स्टेरॉइड को देके, अलग अलग प्रकार का स्टेरॉइड दे दिया जाता है, जिससे ये लक्षण जो है चले जाते हैं। समझ में आया ना? लेकिन फिर से जब हम लोग उन चीज़ों के कांटेक्ट में जाएंगे
ये लक्षण वापस आएंगे या नहीं आएंगे बताएं? बिल्कुल आएंगे। और ऐसी समस्या जो है ना भारतवर्ष के महानगरों के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल रही है। वो पर्यावरण के प्रति ही आजकल धूल से एलर्जी किसको नहीं है? सबको है। और पहले के बच्चे होते थे मिट्टी में ही खेलते थे, समझ में आ रहा है ना? तो धूल से एलर्जी जो है वो हो रही है। ठीक है, अगला चीज हम लोग पढ़ेंगे क्या बताएं? स्वप्रतिरक्षा। स्वप्रतिरक्षा किसको कहते हैं और इसके एग्जाम्पल हम लोगों को देख लेने होंगे थोड़े। स्वप्रतिरक्षा हम लोग कहते हैं जब हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है, वो पहचान नहीं पाता है कि कौन हमारे शरीर की कोशिका है और कौन जो है बाहरी कोशिका है। मतलब स्व में और पर में, स्व मतलब अपना, पर मतलब पराया। तो स्व और पर में विभेद जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र नहीं कर पाता है तो उससे उत्पन्न होने वाले रोग को हम लोग क्या कहते हैं? स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। और ये स्थिति जो है स्व प्रतिरक्षा कहलाती है। ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं हम लोग उसको। इसमें होता क्या है, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र हमारे ही शरीर की कोशिकाओं को क्या करने लगता है? मारने लगता है। और इसके चलते जो रोग उत्पन्न होता है उनको स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। ठीक है, स्व प्रतिरक्षा रोगों में उदाहरण आएगा आमवाती संधिशोथ, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है ना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है ये किसका उदाहरण है बताएं? स्व प्रतिरक्षा रोग का। अगले दिन के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है ना, इसको अगले दिन के क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे।